ओके। ओके, तो हमारे पास टॉपिक है हाउ टू यूज बॉर्डर इमेज इन सीएसएस। ठीक है, दो से तीन इसके कॉन्सेप्ट है और बहुत आसान है, जिसके लिए आपके पास सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो आप इमेज यूज कर रहे हो वो आपके पास सही इमेज हो, मतलब बॉर्डर के हवाले से। अगर H1 में एक सिंपल सा बॉर्डर लगाकर देखें, क्या प्रॉपर्टी देंगे शॉर्ट हैंड में? 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, जिसका क्या मतलब है, ये हमारे पास विड्थ हो गई, ये हमारे पास स्टाइल हो गया, और कलर। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके पास आ रहा है। ये इतना क्लियर है? थोड़ा सा इसको जूम इन कर देते हैं और वो हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सही है। ओके, हम ऐसा करते हैं कि इसमें कुछ पैडिंग एडिशन कर देते हैं, ताकि पैडिंग 10 पिक्सल और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है। ओके, बॉर्डर दिख रहा है सबको? ठीक है। बॉर्डर इमेज लगाने के लिए आपको जरूरी है कि जो आपके पास जो इमेज है वो सही तरीके की हो, मतलब इस तरह की हो। कोई भी आप इमेज जो डिजाइन करवाओ वो कुछ इस तरीके की हो, जिसके जो एक किस्म की राउंडेड हो और उसके बीच में स्पेस खाली हो। सही है। अब उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो अभी जब हम इसको लगाते हैं तो हम इसको यूज करके देखेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पर कमेंट में। सही है। नंबर 1, यूआरएल। ठीक है। उसके बाद नंबर 2, विड्थ। ठीक है। नंबर 3, स्टाइल। सही है। अच्छा, स्टाइल में इसके पास जो है दो ही चीजें हैं, दो ही प्रॉपर्टीज हैं जो मेन ज्यादा से ज्यादा यूज हो रही है। ठीक है। अब क्योंकि ये इमेज है, ठीक है, तो जो आपको विड्थ है वो आपको पिक्सल में डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो आप ऐसे ही डिफाइन कर दोगे तो भी चल जाएगा। ओके, तो फिर हम इसको किस तरह यूज करें? ठीक है, यहां पर मैं इसको कमेंट कर देता हूं। ये हमारे पास यहाँ से चला गया और हमने यहाँ पर लगा लिया सबसे पहले बॉर्डर इमेज डैश इमेज। ठीक है। और हमारे पास जैसे मैंने नीचे बताया था, सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है यूआरएल का। इसके अंदर हम वैल्यू देंगे सिंगल या डबल कोटेशन में, डॉट स्लैश इमेजेस कस्टम बॉर्डर डॉट पीएनजी। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया 30। सही है। देन मैंने यहाँ पर बता दिया राउंड। ठीक है। 30 क्यों बताया और 30 ही क्यों बताना है, इसको भी देखते हैं। और राउंड तो मैंने बताया था कि आपके पास जो स्टाइल की प्रॉपर्टीज हैं वो सिर्फ मोस्ट ज्यादा से ज्यादा यूज होने वाली जो है वो रिकमेंडेड जो है वो दो हैं। एक राउंड हो गया, दूसरी को भी हम देखते हैं कि भाई ये किस तरह आ रहा है और 30 करने से क्या हो रहा है। ये तो चलो हमें पता है कि ये इमेज का यूआरएल होगा। ठीक है। जरा चलाकर देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आ रहा। सही है। कोई आउटपुट नहीं आ रहा। ठीक है। इसके दो रीजन हो सकते हैं, दोनों रीजन बताता हूँ। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इसको ओपन कर लेते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो उसने क्या किया, अगर आप इसको बहुत गौर से देखो तो जो आपका बॉर्डर का कलर है उसने वो चेंज कर दिया, लेकिन उसने इमेज नहीं लेकर आया। इसको अगर हटा देते हैं, नहीं लेकर आया, इमेज भी हमारे पास सही है। हम्म। बॉर्डर का क्या, इमेज लगी हुई है और ये क्यों लगाया है? इमेज है, लेकिन इस तरह का आउटपुट नहीं आना चाहिए। मैंने जो ये चीज बताई है ना, इमेज हमारे पास सप्लाई हुई है, लेकिन उसको हमें कुछ अच्छा अच्छे तरीके से दिखाना है ना, वो किस तरह आएगा? हाँ, क्या देकर, हाइट कहाँ दें?
हाइट कहाँ देंगे? H1 पे हाइट देंगे तो क्या होगा? नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। हाइट 50 VH सही है। आधा पेज चला जाएगा। सेव करते हैं और वापस आते हैं। नॉर्मल के साथ चेक करते हैं और फिर वापस आते हैं। सॉलिड ब्लैक। सेव करते हैं, वापस आते हैं। ठीक है, ये हो गया। लेकिन हमें चाहिए इसके साथ। रिफ्रेश करते हैं, इमेज उठा रहा है, अकेला नहीं, लेकिन इसके साथ अप्लाई करने पर लेकिन वो सही इमेज नहीं उठा रहा। सही इमेज मतलब ये जो हमारे पास वैल्यू दी है हमने 30, वो उसको सही से नहीं उठा रहा है। क्यों नहीं उठा रहा? इससे क्या हमें पता चल रहा है कि जो हमारी इमेज है वो उठी तो है, लेकिन वो सही से नहीं उठी है। उसके दो से तीन रीजन है मेरे पास। सही है, उसके दो से तीन रीजन ये है कि जो आपके पास ब्राउजर की कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं कि ये प्रॉपर्टीज हमें एक्सेप्ट करनी है या नहीं, वो इसके बहुत ज्यादा कम है। सही है, तो फिर इसको किस तरह यूज करें? अगर हम यहाँ पर देख ले, पिक्सल px, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। नहीं, मैंने बोला पिक्सल नहीं यूज करना है। अच्छा। हाँ, ये 10 पिक्सल, या जो नीचे दिया वही देनी चाहिए। सही है। यहाँ पर आते हैं, इसको खत्म कर। बॉर्डर इमेज जो हमने यूज करी है, उसका कॉन्सेप्ट देखो दोबारा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ तुम्हारे सामने, जो ये जो नीचे बिट ली थी, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, 10। ठीक है, इसको हमने 10 कर दिया, ऊपर भी हमारे पास 10 पिक्सल है। जो नीचे वाला विड्थ था, विड्थ थी हमारे पास, वो हमारे पास जैसे ही हमने कम की है, तो हमारे पास जो इमेज जो शो हो रही थी वो हमारे पास खराब हो गई है। ठीक है, और अब अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, 10 से मैंने इसको कर दिया 50। सही है, सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो वो आपके पास भी हो गई खराब। ठीक है, आपने जो बीच वाली प्रॉपर्टी है, जो ये वाली प्रॉपर्टी है, पहली बात तो ये इसको वैल्यू देनी है विदाउट पिक्सल, विदाउट पिक्सल। ठीक है, तो हमने इसको दे दी 30 प्रॉपर्टी, क्योंकि आपके पास जिस तरह की इमेज होगी, जब तक वो सेट ना हो, आपने उसको चेक करते रहना है। सही है, एक बात हो गया। और दूसरी बात क्या है, हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है, राउंड, इसको हटाकर हम क्या करते हैं, स्ट्रेच। ये मेरे पास दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है, स्ट्रेच और राउंड। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, उसने हमें कुछ इस तरीके से ला कर दे दिया है। ठीक है, ये कब यूज होगा? जब आपने कोई वेडिंग कार्ड्स टाइप की या इनविटेशन कार्ड्स टाइप की कोई चीज बनानी हो, सिर्फ तब इसका यूजेज होगा। इसके अलावा इसका जो यूजेज है वो बहुत है। ठीक है, इसमें किसी के कोई सवाल है तो वो पूछ ले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, दोबारा बोलो। उसी से हम ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं। जी, जो बॉर्डर की इमेज होगी, हम जब आगे आगे जाएंगे, जो इनकी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती है, हम ज्यादातर उसी से यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज को यूज नहीं करेंगे। लेकिन कोई सवाल ना कर ले, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई जो काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। अदरवाइज आपके पास जो आसानी के लिए लाइब्रेरीज लाइब्रेरीज बनाई गई हुई होती है, वो इसीलिए बनाई गई होती है कि आप उसको यूज करें। सही है, लेकिन वो यूज करना भी उसी वक्त आएगा कि जिस स्टैक पर वो बनी हुई है वो आपको चलाना आता हो, फिर चाहे वो रिएक्ट का हो, पीएचपी का हो, या किसी भी और चीज। सही है, ये चीजें जो बाकी जूनियर्स बैठे हुए हैं, उनको काम करते करते समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ जाए। बॉर्डर इमेज पे किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। आगे बढ़ जाए। सही है।
नजर आ रहा है। सही है। अब हमारे पास है सी एस एस वेरिएबल। इसको आपने बहुत ज्यादा यूज करना है, और इसको आपने इस तरीके से यूज करना है कि आपके पास अब इसके बगैर काम ना हो। मैं बहुत ज्यादा इसको यूज करता हूँ, और इसका जो काम है वो कुछ ऐसा है कि आपने पहले जो है, जो आपके पास प्रॉपर्टीज होती हैं, कलर है, बैकग्राउंड कलर है, डिस्प्ले है, और उनकी जो वैल्यूज होती है उनको किसी जगह पर स्टोर करनी है। ठीक है, आते हैं क्या मतलब है, देखते हैं जरा। एक हमने H1 बना लिया, एक हम बना लेते हैं H2, CSS वेरिएबल्स। ठीक है, हेडर 2, देन हमारे पास है पैराग्राफ लोड। ठीक है, तीन चीजें हमने बनानी। सेव करते हैं और वापस आते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से मेरे पास था। मुझे कलर देना है H1 को, कलर मैंने दे दिया ब्लू, और H2 को भी मुझे ब्लू कलर देना है। दे दिया ब्लू, और इसको मुझे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की भी प्रॉपर्टी अप्लाई करवानी है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। सही है। और P को जो है मैंने फॉन्ट साइज दे दिया, फॉन्ट साइज दे दिया 20 px। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आप बता सकते हो कि रिपीट हुई है। कलर की जो वैल्यू है ब्लू वाली, वो हमारे पास रिपीट हुई है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक प्रॉपर्टी रिपीट हुई भी है, सही है, और उसको आप चाह रहे हो कि किसी जगह पर स्टोर कर लो, और फिर उसको एज अ वेरिएबल के तौर पर यूज करो। वेरिएबल क्या है, ये जावास्क्रिप्ट में हम बहुत डिटेल में यूज करेंगे। ठीक है, अभी हम इसको सीएसएस में देखते हैं बेसिक के तौर पर। ठीक है, मैं आया, ये काम आपको करना है सबसे टॉप पर, जो आपका स्टैटिक वाला काम होगा। स्टैटिक वाला काम मतलब यूनिवर्सल सिलेक्टर। सही है, इससे भी पहले करना है। सही है, इससे भी पहले करना है। क्या, मैंने लिखा एक कंडीशन, कॉलन रूट। ठीक है, कॉलन रूट। ठीक है, उसके बाद मैंने लगाया ब्रैकेट, और ब्रैकेट में मैंने यहां पर जो है सबसे पहले लगाया माइनस माइनस। ठीक है, अब मैं लिखूंगा प्रॉपर्टी का नाम। किसका नाम, प्रॉपर्टी का नाम अपनी मर्जी से। ठीक है, ये जो आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, ये आपके पास बिल्टन प्रॉपर्टीज हैं। अब जो मैं लिखूंगा वो प्रॉपर्टी का नाम होगा, असल में वो वेरिएबल बना रहा हूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा कलर, COLOR। ठीक है, और उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी BLUE। ठीक है, अब इसको हम किस तरह यूज करेंगे। ठीक है, कॉलन रूट। सही है, ये क्या करेगा, ये जरूरी है आपके सीएसएस के वेरिएबल को स्टोर करने के लिए। कंटेनर, कंटेनर क्या है, ये हमारे पास कंटेनर। ठीक है, और ये हमने एक वेरिएबल बना लिया। सीएसएस में जो भी वेरिएबल बनेंगे वो डबल डैश या माइनस माइनस लगाकर बनेंगे। एक वेरिएबल बनाया है हमने जिसकी वैल्यू क्या है, ब्लू। ठीक है, ओके। अब मैं यहां पर आ जाता हूं। ठीक है, इसको अब मुझे वो वाला ब्लू नहीं देना है, मुझे कौन सा ब्लू देना है, माइनस माइनस कलर कर। वो वाली वैल्यू हम कैसे देंगे। सबसे पहले आपको लिखना है वार। ठीक है, वार में जैसे ही आपने ब्रैकेट ब्रैकेट आपके पास आया, तो उसने आपको ऑप्शन दे दिया कि भाई मेरे पास ये वाली प्रॉपर्टीज वेरिएबल्स अवेलेबल है। मैंने वहां पे उसको एक्सेस कर ली।
ठीक है, जरा इसको बंद कर देते हैं और जरा ऊपर जाकर देख लेते हैं हमारे पास कलर में जो है ब्लू कलर एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा। बल्कि थोड़ी देर के लिए ऐसा करते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं, पहले हम ब्लैक कलर देखते हैं कि डिफॉल्ट का ब्लैक आ रहा है, डिफॉल्ट का ब्लैक आ रहा है। अब मैंने इसको ओपन करा, सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सक्सेसफुली आपने ब्लू कलर अप्लाई कर दिया यूजिंग CSS वेरिएबल। अब उससे क्या फायदा हो रहा है, आपके पास जो बार बार ब्लू डालना पड़ा था उसके बजाय आप एक वो डालोगे जो आपके पास CSS वेरिएबल की प्रॉपर्टी है। CSS की जो प्रॉपर्टीज है वो बार बार रिपीट नहीं हो रही, जो आपका वेरिएबल है वो बार बार आपका रिपीट हो रहा है। इससे आपकी क्या होती है, परफॉर्मेंस इनहेंस होती है। आप बार बार जब डिटेल में कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल पे जब काम करने बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि जो आपके पास एक्चुअल एलिमेंट जो होता है या एक्चुअल वैल्यू जो होती है उसको रिपीट करने से और आपने कोई चीज बनाई है उसको रिपीट करने से क्या फर्क होता है। सही है, आप एक जगह बार बार प्रॉपर्टी और इसकी वैल्यू को लिखे जा रहे हो, उसमें क्या फर्क है, और एक जगह आपने डेटा बना के स्टोर कर दिया उसको बार बार यूज कर रहे हो, उसमें क्या फर्क है। ये आपकी जो क्वालिटी होगी, परफॉर्मेंस होगी वेबसाइट की, वेब एप्लीकेशन, उसको इनहेंस करें। ठीक है, ओके, एक और बना लेते हैं, माइनस माइनस डेफ फॉन्ट, ONT। ठीक है, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज हम सेट कर रहे हैं कितना, 20 पिक्सल। सही है, कॉलन लगा के मैंने सेट कर दिया 20 px। जो डिफॉल्ट साइज है फॉन्ट साइज का वो होता क्या है, बताया था मैंने, 16 पिक्सल, 16 पिक्सल। सही, ठीक है, H2P पर आते हैं और यहाँ पर मैंने इसको बंद कर दिया, सेव करते हैं, वापस आते हैं। सही है, ये 16 पिक्सल हो गया। ठीक है, 20 पिक्सल अप्लाई करेंगे यूजिंग CSS वेरिएबल। ठीक है, यहाँ क्या दूंगा, वार, और अब उसने बोला कि भाई मेरे पास दो वेरिएबल है, जितने वेरिएबल बनाओगे आप कहाँ बनाओगे, रूट का जो कंटेनर है उसके अंदर, रूट के कंटेनर के बाहर नहीं। ठीक है, रूट का कंटेनर एक फाइल में एक बार ही बनेगा। सही है, और उसी के अंदर आपने जितना सारा काम होगा वो आपने उसको डिफाइन किया होगा। ठीक है, डेफ फॉन्ट अप्लाई किया मैंने, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करा, सक्सेसफुली आपके पास अप्लाई हो गया। CSS वेरिएबल में बस इतना ही काम है, किसी का अगर कोई सवाल है तो वो पूछ ले। मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये छोटी छोटी हैं और ये आसान आसान है, जो आपकी ऐसे ही निकल जाएंगी। वो चलेगा, एक लाइन में उसकी वो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी अभी उसकी नहीं है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो ना, नहीं वो नहीं। मतलब कैसे होगा, मतलब उसको वेरिएबल में कैसे स्टोर करें, वेरिएबल में स्टोर करने का तो यही है। अब मैं, आपने जो शॉर्ट है, आपने बात शॉर्ट हैंड की है मेरे ख्याल से। ठीक है, लेकिन जहां तक मैं समझूंगा प्रॉपर्टी स्टोर करें वो तो ऐसे ही करेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस माइनस सेंटर, कॉलन, मैंने इसको वैल्यू दे दी, अगर मैं यहाँ पे दूं, 1 मिनट, नहीं नहीं यही वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी, CENTER। ठीक है, अब अगर इस पर आता हूँ H1 में, जो कि यहाँ पर है, टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, सेंटर ये वाला नहीं दे रहा, वेरिएबल वाला दे रहा हूँ, वार माइनस माइनस सेंटर, सेव करते हैं, वापस आते हैं, वर्क कर रहा है। जब आपके पास जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होगा, ये वाला वेरिएबल उठा के वहां पुट कर दिया, जस्ट अलाइन आइटम सेंटर होगा, ये वाला वेरिएबल उठा के वहां पुट कर दिया। आपके पास जो रॉ है, यहाँ पर बना लो किस तरह, माइनस माइनस रॉ, कॉलन रॉ, ये सेट हो गया। वेरिएबल्स इस तरह बना के सेट करने पड़ेंगे। सही है, तो आपकी जो है, फिर आप जो है इसको यूज करके वहां पर इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, एक बीजी कलर को भी देख लेते हैं, डैश BG स्टैंड फॉर बैकग्राउंड कलर।
कॉलर हम सेट कर देते हैं ऑरेंज। ठीक है, इसको हम कहाँ देखे देख लेते हैं, बॉडी पर, कि भाई किसी और चीज पर भी चल रहा है नहीं चल रहा। बॉडी पर दे लेते हैं, या चलो स्टैरिक पे दे लेते हैं। कहाँ कहाँ अप्लाई होना चाहिए, पूरी स्क्रीन पर या जितने एलिमेंट्स हैं, पूरी स्क्रीन वाले हैंड रेज करें। पक्की बात है, पूरी स्क्रीन पर करके देखा था। बैकग्राउंड कलर हमारे पास है वार, और मैंने यहाँ पे लगा दिया बीजी कलर। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्या नहीं आया, सेमीकोलन ये। और बताओ, कोई मसला कर रहा हूँ तो, कॉमा कहाँ रहता है, नहीं आ रहा, बताओ। डबल कोटेशन लगी, सही। ठीक है, आंखें खुली रखनी है सबने। अब आएगा पूरे पेज वाले भाई, जो बाकी सबकी बाकी सारे जो है वो एलिमेंट्स पर आए। ठीक है, पूरे पेज पर क्यों आया, यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, जो आपके पास चारों साइड से अगर स्पेस खत्म कर रहा है, तो वहां से यही साबित होता है कि भाई जो बैकग्राउंड कलर जब अप्लाई होगा वो भी हर जगह पर हो जाएगा। ठीक है, तो वो खैर हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद था ये कि आपने जो है आज सीएसएस वेरिएबल्स बनाए और उसको अपने पेज पर यूज कर लिया। सीएसएस वेरिएबल्स में अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मेरे से पूछ ले, वरना फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। कोई वेरिएबल्स की लिमिट नहीं है, मेरी वाली फाइल्स में तकरीबन 100 एक फाइल में बन जाती है, अगर बहुत बड़ा काम। 100 से मुराद ये है कि पूरे प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, वरना तो इतनी प्रॉपर्टीज नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस, आप जो है, जो प्रॉपर्टीज की वैल्यू है उसको रिपीट ना करो, आप वेरिएबल नेम स्टोर करके उसको यूज करो। ठीक है, एक बहुत आगे की चीज है, वो थोड़ी सी अभी बता देता हूँ। एक फाइल पे एक ही चीज को लिखना उससे बेहतर है एक कंपोनेंट बना के 10 जगह पर इस्तेमाल कर लेना। ये आपको बाद में समझ में आएगा जब हम करके देखें। जी। अब वही कर, दूसरी सीएसएस की फाइल बनाकर उसको एज अ वेरिएबल में स्टोर कर ले। हाँ, वो करने लगे। हाँ, उसी तरह का काम करने लगे। सही है, बिल्कुल करो, ये 2 से 3 कलर ही तो यूज करें। अच्छा, सही है, सही है, मैंने यहाँ पे कर दिया ब्लू डैश कलर, ब्लू डैश कलर। और इसके अलावा मैं यहाँ पर एक और कर देता हूँ, यहाँ पर माइनस माइनस ग्रीन डैश कलर कॉलन ग्रीन, GREE। सही है, एक में ब्लू कर देते हैं और एक में जो है हम ग्रीन कर देते हैं। सही है, मैं यहाँ पर आया और ब्लू कलर इधर कर दिया, और इधर जो है हम कर देते हैं जो हमारे पास ग्रीन कलर है। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं। जो दूसरा वाला ब्लू था वो कन्वर्ट हो गया ग्रीन में, ऑरेंज की वजह से वो दिख नहीं रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से थोड़ा सा कमिट कर देते हैं। सही है, ग्रीन दिख रहा है। मल्टीपल कलर, मल्टीपल फॉन्ट साइजेस, मल्टीपल प्रॉपर्टीज आपके पास इससे ऐड हो जाएंगी, किसी किस्म में कोई मसले वाली बात नहीं है, बहुत आसान काम है। क्लियर, आगे बढ़ जाए, या मसला हो रहा है, मसला तो नहीं हो रहा किसी को, कोई ऐसा तो नहीं है। टेबल्स वाले भाई किधर हैं, जो फॉर्म्स पर थे। नहीं, बैठा हुआ था अभी यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं।
सही है। दो चीजें हमने कवर करी है। एक हमने कवर करा है बॉर्डर इमेज, सही है। दूसरा हमने कवर करा है सीएसएस वेरिएबल। तीसरा हम आते हैं किस पे, इंपोर्ट इन सीएसएस पे। इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट हम किस तरह कराएं और उसका रीजन क्या है, किसने यूज करा है, इंपोर्ट यूज करा है किसी ने, क्या यूज करा है? नहीं, वो वाला इंपोर्ट की है वही है इसमें सही है। इंपोर्ट सीएसएस में किस तरह यूज करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, एक H1 को कुछ सीएसएस की प्रॉपर्टीज देते हैं 4 से 5। H1 कलर हमारे पास हो गया ब्लू, फॉन्ट फैमिली हमारे पास सैंस सेरिफ, ये कौन सी वाली है, बगैर शिश के, सही है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, अंडरलाइन के लिए क्या करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, सही है। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इस तरीके से कुछ हमारे पास। अब आपके पास कुछ ऐसा सिनेरियो बन गया है, सही है, कि आपके पास जो सीएसएस की फाइल है वो बहुत बड़ी हो गई है। क्या हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है। कि भाई आपके पास 500 लाइनों तक, 600 लाइनों तक का कोड चला गया। ठीक है, एक फाइल में आपने बहुत ज्यादा कोड कर दिया है। इससे 1000 गुना बेहतर है कि आप 3 से 4 फाइल्स बना लो और उनको मर्ज कर लो, या फिर उनको एक साथ लिंकिंग करवा लो। किसी ने 2 फाइल सीएसएस की लिंक करवा के देखी? ये देखो ना, अब अगर ये नहीं करा तो ये मसले वाली बात है ना भाई। हम यहाँ पर आते हैं, एक और फाइल सबसे पहले तो बना लेते हैं। ठीक है, लिंक, सही है। और यहाँ पर मैंने दे दिया डॉट स्लैश हेडिंग डॉट सीएसएस और टाइप टेक्स्ट स्लैश सीएसएस। सही है, ये एक दूसरी फाइल मैंने बनाई। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो सारा काम है कॉपी करके यहाँ से कमिट कर देते हैं, सेव करते हैं, वापस आते हैं, इधर लगाते हैं, इधर भी सेव किया, इधर भी सेव किया, वापस आते हैं। इसको 1 मिनट के लिए मैं बंद कर देता हूँ और बिल्कुल कुछ नहीं है। अब इसको ओपन करता हूँ। मल्टीपल आपके पास जो सीएसएस की फाइल्स हैं, अगर कोई नहीं पता था किसी को, तो मल्टीपल सीएसएस की फाइल आपके पास कनेक्टेड हो सकती हैं, जो कि आज हमने कनेक्ट करके देख ली। ठीक है, फिर भी इससे जो है बेस्ट तरीका क्या है, ये भी बेस्ट तरीका है, ये गलत तरीका नहीं है, बिल्कुल रिलायबल तरीका है। जब आप किसी के एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम करोगे, किसी फ्रेमवर्क लाइब्रेरी पे काम करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यार मल्टीपल जो सीएसएस की फाइल्स लगी हुई हैं वो मसला नहीं करेंगी, वो चलेंगी। ठीक है, इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। मेरे पास सीएसएस का जो काम था, मेरे यहाँ पर सपोज कर लेते हैं 500 लाइन, 1000 लाइन ऑफ कोड था, उसको यहाँ से मैंने एक्सट्रैक्ट करके सेपरेट फाइल में कर दिया। ठीक है, सेपरेट फाइल में कर दिया। और मेरे पास कौन सी फाइल लगी हुई है यहाँ पर, यहाँ पर तो मेरे पास लगी हुई है भाई डॉट स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस। हेडिंग डॉट सी एस एस का जो है मेरी मेन एच टी एम एल फाइल में कोई काम नहीं। सही है, मेरी मेन एचटीएमएल फाइल में इसके पास कोई काम नहीं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर इस वाली सीएसएस की फाइल में हम अगर यूज करें इसको, हेडिंग डॉट सीएसएस को, तो वो हम किस तरह करें। यहाँ पर हमारे पास कीवर्ड है इंपोर्ट PORT, इंपोर्ट, सही है। और उसके बाद हमारे पास आना चाहिए क्या, यूआरएल, सही है, किसके लिए, फाइल को इंपोर्ट करवाने के लिए, या अगर कोई इमेज है तो उसको हमारे पास इंपोर्ट करवाने के लिए। हेलो,
URL RL, मैं कोई सिंटेक्स की मिस्टेक कर रहा हूँ? हाँ सही है, सही है। एट इंपोर्ट है, एट इंपोर्ट, सही है। ऐड करके इंपोर्ट यूज करेंगे। अच्छा ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि CSS के जो वेरिएबल्स हैं वो जिस तरह सबसे टॉप पर लगेंगे, इसी तरह ये जो इंपोर्ट्स हैं ये भी आपका सबसे टॉप पर लगेगा। जो CSS के जो वेरिएबल्स हैं ये भी उससे भी टॉप पर लगेंगे। जो आपके इंपोर्ट की स्टेटमेंट्स है वो सबसे टॉप पर लगेगी। देन आपके पास CSS के वेरिएबल्स आ गए, देन आपके पास यूनिवर्सल सिलेक्टर आया, फिर उसके बाद नीचे सारा काम। अच्छा, ये जो क्यों रखी गई है ये जावास्क्रिप्ट में भी हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये ऊपर क्यों है ये नीचे क्यों है, सही है। बाकी आपको काम करने करने से भी और समझ में आया, ठीक है। URL डॉट स्लैश हेडिंग डॉट CSS, यही वाली फाइल है। सेव किया, वापस आते हैं, सबसे पहले से कमिट कर देते हैं कि भाई अभी हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है, सही है। कोई हमारे पास चीज अप्लाई हुई भी नहीं आ रही। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सक्सेसफुली एक दूसरी फाइल आपने बनाई, उसको आपने अपनी एक CSS की फाइल में इंपोर्ट करके रन कर ली, सही है। इसका मोस्टली यूजेज कहाँ पर है? इसका मोस्टली यूजेज ये है कि भाई आपने यहाँ पर रिस्पॉन्सिव का काम किया हुआ। अब आपने बोला यार बहुत ज्यादा घिचपिच हो गई है, सही है, मेरे वाले काम में अब मैं और नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा भी रिस्पॉन्सिव वाला काम रहता है। आपने रिस्पॉन्सिव की एक अलग फाइल बनाई, रिस्पॉन्सिव का सारा काम उसमें किया, उसको यहाँ पर इंपोर्ट करा लिया सक्सेसफुली। रिस्पॉन्सिव वाला सारा काम यहाँ पर इंपोर्ट होके आपको आउटपुट ला कर दे देंगे। आसान हो गया काम, आसान हो गया काम, ठीक है। तो आपने जो है बहुत ज्यादा काम करने से बेहतर है आपने मल्टीपल फाइल्स बना के उनमें काम किया और उनको आपस में तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया फाइल्स को, ठीक है। और जो आपका सारा काम था, फिर जब आपने मर्ज करने की बात आई तो अगर आप ये करना चाह रहे हो ये वाला काम तो भी चलेगा। बेस्ट प्रैक्टिस जो मैं यूज कर रहा होता हूँ वो ये है कि भाई ऐट इंपोर्ट करके जो आपकी जो रिक्वायर्ड फाइल्स हैं आपने उनको बुला लिया और हमने उनको चला लिया। क्लियर है? इसमें किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो मैंने बताया था कि अगले जो टॉपिक्स हैं वो आसान आसान है, दो तीन चार एक साथ ही कवर हो जाएंगे, उसमें हमारा टाइम नहीं लगेगा। दोबारा चलेगा, चलेगा। अलग लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर हमारे पास तो फाइल अगर एक अलहदा बनाई हुई है तो उसके लिए यहाँ पर एक अलग इंपोर्ट स्टेटमेंट आएगी। एट इंपोर्ट स्टेटमेंट अगर लिखें तो वो एक अलग आएगी, मल्टीपल्स आ सकते हैं, ठीक है। ओके। अब हम आते हैं एक और टॉपिक पर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सही है, विच इज इंस्पेक्ट एलिमेंट। किस किस को आता है? अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना आता है? 60% आता है, अच्छे तरीके से आता है। पैडिंग मार्जिन के लिए कैसे यूज करेंगे? सही है, ये भी सही है आपको, ऐसे ही। और किसी को कोई प्रोफेशनल यूज किसी को पता है? इंस्पेक्ट एलिमेंट से कलर चेंज करा है, ठीक है, फिर वो सही है, वो काम आता है तो सही है। और किसी ने यूज करा है राइट साइड से? क्या यूज करें, क्या यूज है? चेंजेस करके देख लें, या फिर अगर आपका जो बॉक्स है उस पे आपकी चेंजेस अप्लाई नहीं हो रही हैं तो रियल टाइम पे हाथ के हाथ चेक कर लें कि भाई काम कर रहा नहीं कर रहा, सही है। ओके, ठीक है। हम आते हैं इस पर, और उससे पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ, बल्कि नहीं इसको बंद, हाँ सही है, इसको बंद कर देते हैं। और ये हमारे पास CSS की फाइल। अच्छा, अब इसमें कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो आपको जब पता चलेंगी तो वो आपने इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल के लिए नहीं यूज करनी है, सही इस्तेमाल के लिए आपने उसका इस्तेमाल करना है।
ठीक है क्या आपके पास, हम सबसे पहले एक काम करते हैं, बल्कि करके देखेंगे, पहले हम अपना ट्राई कर लें। सही है। मेरे पास ये एक स्टूडेंट का कोड आया, ठीक है, आउटपुट आया, कोड नहीं आया। मैं उसका सिर्फ हैंड रेस करने हैं, सही है, बताना किसी ने नहीं। सही है, मैं इसका कोड देखना चाह रहा हूँ। मेरे पास सिर्फ आउटपुट का उसने लिंक दे दिया, abc.com पे क्लिक किया, ये खुल गया। अगर मैं कोड देखना चाह रहा हूँ, मैं कैसे देख सकता हूँ, किस किस को पता है? बहुत सारे को पता है भाई, और बाकी को नहीं पता। अब बाकी हैंड रेस कर ले जिनको नहीं पता। एक को नहीं पता, बस एक को नहीं पता, बाकी दो को नहीं पता, बाकी सबको पता है। मैं इसका कोड देखना चाह रहा हूँ इस काम का। बस दो को नहीं पता, बाकी सबको पता है, ऐसा ही है। राइट साइड से। सही है। अच्छा सही है। अब ये बताओ शॉर्ट की किस किस को पता है? वो बतानी नहीं है। शॉर्ट की किस किस को पता, तीन स्टूडेंट को, चार स्टूडेंट को शॉर्ट की पता है कि भाई ये शॉर्ट की अगर मैंने अप्लाई करा तो कोड आ जाएगा। सही है, तीन चार लड़कों को पता, आप लोगों को नहीं पता। सही है। ठीक है। अच्छा इसको अच्छे मकसद के लिए सिर्फ यूज करना है, बुरे मकसद के लिए यूज नहीं करना है। बुरे मकसद के लिए मतलब कि भाई अब एक स्टूडेंट से काम ही नहीं हो रहा है। हाँ भाई सही है, लगेगा लिंक आ गया, कलर वलर चेंज करेंगे, चलो भाई असाइनमेंट सबमिट। ठीक है, ये आपके पास प्रोजेक्ट खुल गया। सही है, कंट्रोल यू, कोड आपके सामने है, कुछ भी ला कर दे दो। कंट्रोल यू आपने किया, कोड आपके सामने, उसने ठक करके खोल के दे दिया। हाँ भाई सही है, यहाँ से सारा कोड कॉपी करेंगे, फाइल बनाएंगे, फोल्डर बनाएंगे, चिपका देंगे सर, असाइनमेंट तैयार है। ठीक है, तो मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ, मैं टूल सिखा रहा हूँ कि आपने इस्तेमाल किस तरह करना है। सही है, इसका गुड इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, इसका बैड इस्तेमाल नहीं करेंगे कि भाई हमने लर्न कर लिया कि यार उसने किस तरह करा है। ठीक है, तो जिससे नहीं हो रहा, उसने किस तरह करा है सामने वाले ने, एटलीस्ट मैं देख लूं। मैं उस तरह नहीं करूंगा, थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ करूँ। ठीक है। हाँ, सीएसएस भी देखेंगे, कंट्रोल दबाया, डॉट स्टाइल डॉट सीएसएस पे क्लिक किया, वो फाइल उसने जाके खोल दी भाई। बेहतरीन काम हो गया, हर फाइल हमने जाके खोल दी, सारा कोड हमारे पास हो गया भाई, मस्त करके बैठे हुए हैं। अब तो काम करके दे ही दे। हाँ हाँ, सही है। अब इससे क्या होगा, जितना भी तुम्हारे पास काम था वो एक किस्म का दूसरे के पास चला गया। सही है, हम बाद में जब टाइप स्क्रिप्ट रिएक्ट वाली साइड पर जब थोड़े कॉम्प्लेक्सिटी के टाइम पर जाएंगे, तो हम देखेंगे कि भाई इस चीज को ब्लॉक कैसे करें। ठीक है, अब जैसे कि आपके पास ये है, इसके पीछे भी एच टी एम एल सी एस एस ही लिखा हुआ है। ठीक है, इसके पीछे भी एच टी एम एल सी एस एस ही लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपके कोड उसको, आपने कुछ ऐसा करना है कि नॉन रीडेबल कोड बनाना है, उसके लिए भी कुछ कोड लिखना पड़ता है, वो अभी आज का हिस्सा नहीं है। लेकिन हम इसको भी कंट्रोल यूज जरूर करके देखते हैं, लेकिन वो किस तरह होगा वो फिर हम बाद में देखेंगे, लेकिन देखेंगे जरूर। ठीक है, कंट्रोल यू करते हैं, तो ये जो कोड है, ये नॉन रीडेबल कोड, ये किस तरह करेंगे, ये भी करके देखें, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये भी करके देखें। सही है? अब आप इसको अब जितना मर्जी जूम कर लो, ये आपके लिए रीडेबल कोड नहीं है कि यार ये क्या लिखा हुआ, मैं क्या अप्लाई करूं। हाँ हाँ, उस वो सारी चीजें उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से ना वो आपकी इमेजेस उठाता है, और ना वो आपको जो है आपका कोड दिखाता है। यस। ठीक है, इवन के अगर आप चाह रहे हो कि आपके कोड पे ये जो राइट क्लिक से ये खुल रहा है, ये ना खुले, वो भी चल जाए। सही है, ये आपका जो बैक बटन है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, जो कि वो यहाँ पे चला गया, ये ना चले, ये सारी चीजें पॉसिबल। हाँ, ऐसे नहीं चलता वहां पे, बैक जाता ही नहीं। ठीक है, तो आपने यार ये तो देख लिया कि भाई कोड अगर किसी का देखना है तो वो हम कैसे देखें। ठीक है, क्या शॉर्ट की है, कंट्रोल यू। तो उसके बाद अगर सीएसएस पे जाना, तो कंट्रोल दबा के उस वाले यूआरएल पे अगर आप क्लिक करोगे, तो वो आपकी सीएसएस की फाइल खोल देगा। ठीक है, अदरवाइज ऑप्शन किधर है, ऑप्शन किस किस को बताएं? दो तीन लड़कों को ऑप्शन बताएं, ऑप्शन बाकी को नहीं पता कि भाई सोर्स का ऑप्शन कहाँ है। सोर्स का ऑप्शन कहाँ है, सोर्स का ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन बाकी को नहीं पता कि भाई सोर्स का ऑप्शन कहाँ है। सोर्स का ऑप्शन कहाँ है, बाकी को नहीं पता कि भाई सोर्स का ऑप्शन कहाँ है। सोर्स का ऑप्शन कहाँ है, बाकी को नहीं पता कि भाई सोर्स का ऑप्शन कहाँ है। सोर्स का ऑप्शन कहाँ है, बाकी को नहीं पता कि भाई सोर्स का ऑप्शन कहाँ है। ठीक है, अदरवाइज ऑप्शन किधर है, ऑप्शन किस किस को बताएं?
व्यू पेज शो, ये कंट्रोल यू वो बता भी रही। ये क्लिक करा, उसने हमारा पेज लाके खोल दिया। ठीक है, क्या टॉपिक क्या था? इंस्पेक्टर। ठीक है, वापस आता। अब मैं यहाँ पर आया, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट का जो ऑप्शन है, सही, इसको अब मैंने क्लिक कर दिया। तो कुछ इस तरीके की विंडो खुली। सबसे पहले मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आया। ठीक है, और जो कुछ इस तरह की चीजें हैं उसको मैं ड्रैग करके नीचे ले आया ताकि मुझे सब कुछ दिखे। और जैसे ही मैंने देखा तो मुझे उसमें मेरा सारा HTML का जो काम था वो उससे मुझे शो करवा दिया कि भाई ये HTML लगाया हुआ है, ये तुमने इस तरह हेड लगाया हुआ है, हेड के अंदर ये सारा काम हुआ हुआ है, और फिर इस तरह ये एक H1 है, देन H2 है, फिर P है। और फिर अगर आप इसको जो है ऊपर लेकर जाओ तो फिर आपको वो कुछ ना कुछ CSS दिखा रहा है, लेकिन आपके वाले काम की नहीं दिखा रहा। आपके वाले काम की किस तरह दिखाए? ठीक है, उस पर आते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी मेन फाइल का जो H1 का कोड है उसको मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, सेव करके वहां जाके जरा ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास वो यहाँ पर ओपन तो हो गया। ठीक है, अब आपके पास जो टूल्स है ना, आपने उसका यूज करना है कि भाई ये क्या कर रहा है, ये HTML क्या कर रहा है, बॉडी क्या कर रहा है, पी क्या कर रहा है, सही है, और ये क्या कर रहा है, ये तो सबको पता है ना। ठीक है, इसी तरह आपके पास एक आइटम है, एक ऑप्शन है ये। ठीक है, जिससे आप टारगेट करते हो कि भाई आपको किस वाले एलिमेंट पर जाना है। ठीक है, थोड़ा सा CSS वाला सेक्शन भी ओपन कर लेते हैं। ये आपके पास HTML का ऑप्शन है, ये आपके पास CSS वाले ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया और मैं चला गया H1 पर। जैसे ही गया तो वो H1 का कोने में अगर आप देखो तो जो उस पर अप्लाई हुआ है वो वाली वो चीजें आपको दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने अब इस पर क्लिक कर दिया, किस पर? H1 पर। तो अब अगर आप नीचे CSS वाले पोर्शन पे देखो तो उसने आपको क्या बताया, थोड़ा सा और ड्रैग करते हैं कि भाई ये सारी प्रॉपर्टीज जो है टिक लगा हुआ है, मतलब अप्लाइड हुई भी। तो टिक अगर हटा कर देखें किस पे, ब्लू पर से, सक्सेसफुली कलर हमारा रिमूव हो गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने यहाँ पर बता दिया कलर, कलर कर देना येलो, सक्सेसफुली उसने आपका कलर कर दिया। ये कब काम आता है? ये तब काम आता है किस सिनेरियो में, मैं आता हूँ यहाँ। जैसे कि ये जो H2 है, सही है, इसको रिस्पॉन्सिव करने में मसला आ रहा है। ठीक है, मतलब जब मैं ड्रैग ड्रॉप, मतलब मैं जब यहाँ यहाँ पर कर रहा हूँ तो उसको मसला आ रहा है। ठीक है, तो बार बार कोड पे जाकर चेंजेस करना, फिर वापस आकर देखना, वापस जाकर देखना। अभी तो खैर आप बहुत इनिशियल स्टेज है, बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, यार ये क्या चल रहा है, हो क्यों नहीं रहा। ठीक है, तो उसके लिए ये आपके पास ऑप्शन है कि भाई यहाँ पे हाथ क्या चेंजेस करके देख लो, चेंजेस हमारे पास अप्लाई हो रही है नहीं हो रही। अब जैसे बैकग्राउंड कलर भी लगा लेते हैं, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर अगर हम कर दें ब्लैक तो सक्सेसफुली ब्लैक हमारे पास अप्लाई हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये कब तक है? जब तक आपने रिफ्रेश नहीं किया हुआ। ठीक है, जब तक आपने रिफ्रेश नहीं किया हुआ। ठीक है, अच्छा, और कोई चीज, थोड़ा सा CSS का इंस्पेक्ट एलिमेंट का गलत इस्तेमाल। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा